अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में आज राम राज्य प्रशासक भास्कर सिंह से भेंट। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल और मैं हूं पंकज उपाध्याय। जय श्री राम। देश के और सभी सनातन धर्म के मानने वाले और राम राज्य की समस्त प्रजा को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर पुनः भव्य मंदिर के निर्माण का जो शिलान्यास हुआ, पत्थर रखे गए देश के वरिष्ठतम संतों, महंतों और राजनेताओं के द्वारा, उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भास्कर जी, मेरे दर्शकों को बताएं, इस समय जबकि भगवान राम को देश का मुखिया या पूरा देश स्वीकार चुका है, तो उसमें आप उनके प्रशासन को देख रहे हैं, तो प्रशासन में क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं और समाज में क्या प्रयास कर रहे हैं, लोग किस तरीके से समझे भगवान राम को? सबसे पहले जो आपने बोला कि देश के लोग, वास्तव में केवल हम देश को लेकर के राम को नहीं सीमित कर सकते हैं। राम की सीमाएं सभी सीमाओं से परे हैं। जहां एक ओर भक्तों के लिए राम भगवान हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान के अतिरिक्त उनको राजा का भी पदवी प्राप्त है और वह प्रजा के लिए राजा है। तो ऐसे राजा को जिनके राज्य में कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई रोग नहीं, कहीं कोई अकाल नहीं, कहीं कोई बाढ़ नहीं, भूकंप नहीं, महामारी नहीं, तो ऐसे राज्य व्यवस्था के जो राजा हैं, उन राजा की बात उनको हम सीमाओं में न तो बांटते हैं और न वो सीमाओं में बंधे हैं। चूंकि भारतीय संस्कृति का पराभव काल लंबा रहा है, 800 वर्षों का लगभग पराभव काल रहा है, तो हमारी पीढ़ियों को यह बातें बताने की कोई समुचित तंत्र की व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को ये बातें पता नहीं है। और जिस दिन जैसे हीरे को जब कोयले से निकलता है तो देखने में वो अभी कोयला ही दिखता है, परंतु जब उसको तराश करके और चमकाया जाता है तो उसका एक बहुमूल्य होता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम भारतीय अपनी परंपराओं को जैसे जैसे जानना, अध्ययन करना, उनका प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे राम का भी विस्तार होता जाएगा। और अभी तो यह केवल प्रारंभ है। राम राज्य का प्रशासन जो है वो किस तरीके से आप लोग समाज में लेके आ रहे हैं, क्या आधार है? देखिए, राम राजा हैं और राजा स्वयं नहीं करता है, राजा का प्रशासन होता है। वह प्रशासन ही शासन के मत के अनुसार जो कार्य करता है उसी को प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। और इसको बहुत प्राचीन व्यवस्था है और दुनिया को यह व्यवस्था भारत ने ही दी है। वस्तुतः आप ऐसे कहिए कि अयोध्या ने दी है, क्योंकि अयोध्या दुनिया की सबसे पहली राजधानी रही है और पहली राज्य व्यवस्था चलाने का मॉडल वहीं से डेवलप हुआ। तो ये जो सचिव पद्धति है, जो प्रशासनिक पद्धति है, ये इसमें हम प्रशासन राजा राम का कैसा होता था और आज जो प्रशासन में समस्याएं हैं वो क्या हैं, जिसके कारण हम प्रजा को ठीक प्रकार से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत माना जाता है, आप राजतंत्र, राजसत्ता या राजा की बात करते हैं, कितना प्रासंगिक है? देखिए, राम को राजा का पदवी परंपरा से प्राप्त है। जब आदि कवि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रामायण की रचना की, उसमें उनको राजा की पदवी प्राप्त है। भरत जी कहते हैं, जब वो वनवास से लौट करके आते हैं तो भरत जी कहते हैं कि यावदा वर्तते यावती च वसुंधरा तावत त्वमिश्च लोके स्वामी मनुवर्तये, कि आप जब तक यह धरती पर नक्षत्र मंडल जब तक दिखता है और जब तक धरती पर जीवन प्रणाली है, तब तक के लिए आप राजा बने रहें। तो हम कोई राजतंत्र ला रहे हैं या हमारा कोई प्रयास है, हम ऐसा न मानते हैं और न इसको आपको भी और जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी ऐसा मानने का कोई कारण है।
वास्तविकता यह है कि प्रजा को इससे क्या मतलब है कि कौन सा तंत्र है। प्रजा को तो इससे मतलब है कि उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं, उसको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिल रहा है कि नहीं, उसको स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, उसको अपनी जीवन संरचना, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि जो उसके सामान्य क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि उनको चिकित्सक वैद्य लूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का यह कि प्रजा रंजन ही उद्देश्य है। यह चाहे राजा करता हो या प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हो या कोई भी करता हो, इससे या आप करिए या मैं करूं या कोई तीसरा करे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राम को राजा की पदवी परंपरा से प्राप्त है और हम उनके राज्य शासन के संचालन की, हम राम राज्य स्थापना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि स्थापना करने का पुरुषार्थ राजा राम जी ने स्वयं करके और मानदंड स्थापित करके और यहाँ से वो प्रयाण करके हनुमान जी को सारी जिम्मेदारी दे करके जा चुके हैं। हम आप केवल एक छोटे घटक के रूप में उस संचालन व्यवस्था के लिए कार्यरत। किस तरीके से प्रशासन कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, राम राज्य प्रशासन मुख्य रूप से जो मुख्य अंगों में हमने इसको विभक्त किया है। ऐसे कुल मिला के 9 अंग हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंगों का मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है रामायण। रामायण दुनिया की एकमात्र ऐसी इतिहास है, ऐसी गाथा है जो दुनिया में सभी जगह सभी भाषाओं में 1000 प्रकार के लगभग रामायण मिलते हैं। अपनी भाषा, अपनी क्षेत्र, अपने स्थानीय व्यवस्था के अनुसार, मान्यता के अनुसार उनकी रचनाएं हुई हैं। दुनिया में इतनी अधिक किसी भी इतिहास का जो है संस्मरण आपको नहीं मिलेंगे। वाल्मीकि जी के रामायण को हम आधार मान करके और ये समस्त कार्य प्रणाली को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा अंग है हमारा राम राज्य सभा। देखिए, सभाएं तो बहुत हैं, परंतु राम के राज्य को संचालित करने के लिए जो सभा है वह है राम राज्य सभा। केंद्रीय राज्य सभा हमारी अयोध्या में लगती है और वर्ष में एक बार लगने की परंपरा है। अभी जैसे आवश्यकताएं बढ़ेंगी उनका और विस्तार होगा। तो उस राज्यसभा का जो मुख्य सभापति वह स्वयं राजा रामचंद्र जी को ही प्राप्त है वह पदवी। साथ में उनका पूरा पंचायतन होता है। पंचायतन आप जानते हैं, पंचायतन मतलब ये हुआ कि चारों भाई राम, महारानी सीता सहित और हनुमान जी, इसको पंचायतन बोलते हैं। उनके समक्ष राम राज्य सभा में पार्षद जो कि प्रशासन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग मानदंडों पे, वह आकर के राम राज्य की संपूर्ण व्यवस्था पर चर्चा परिचर्चा आगे की कार्रवाई की बात करते हैं। एक यह अंग है इसका। इसके अतिरिक्त राम राज्य कोष है। देखिए, दुनिया में राजकोष की व्यवस्था सबसे पहले राजा पृथु ने की थी। राजा पृथु भी अयोध्या के राजा थे और अयोध्या में दुनिया की पहली राजकोष स्थापित हुई थी। आज दुनिया के हर देश का अपना राजकोष है, जिसको हम केंद्रीय बैंक सामान्य रूप से कहते हैं। इसी तरह अन्य कई अंग, 9 अंग वर्तमान में लगभग कार्यरत हैं। सामान्य जनमानस के बीच में आप किस तरीके से सामान्य जनमानस से सहयोग चाहते हैं और उनकी सहभागिता अपने प्रशासन में चाहते हैं? देखिए, प्रशासन का जो स्वरूप होता है उसमें सामान्य जनों की सहभागिता प्रशासन में नहीं होती है। वह प्रशासन से एक तरह से जुड़ते हैं अपने समस्याओं के समाधान इत्यादि के लिए। प्रशासन में विशिष्ट लोगों की आवश्यकता है। प्रशासन विशिष्ट लोगों का संग्रह करता है। राजा विशिष्ट लोगों का ही संग्रह करता है। तो राम राज्य प्रशासन भी विशिष्ट लोगों का। कैसे विशिष्ट लोगों का? ऐसे विशिष्ट लोग जो राम के राज्य को संचालित करने के लिए अपनी कार्य क्षमता को उसी के अनुसार प्रस्तुत करते हों। राम राज्य प्रशासन का मकसद क्या किसी को रोजगार देना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बताना चाहता हूं। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म की संज्ञा स्वयं राजा को प्राप्त है। राजा ही धर्म का स्रोत होता है, संस्थापक होता है। राजा ही धर्म होता है, आप ऐसे मान तो राम ही यहाँ पे धर्म है। राम को ही सत्य की भी संज्ञा प्राप्त है, ये आप जानते हैं। परंतु राज्य क्या होता है?
अर्थ को ही राज्य कहा जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्र से लेकर के वाल्मीकि जी के रामायण से लेकर के कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक आप उठा करके देख लीजिए। और सबसे पहले अयोध्या के ही राजा पृथु ने अर्थ की उत्पत्ति की, प्रकृति के दोहन के सिद्धांत बताए। ये सारी बातें जब हम अपना प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें बताते हैं। और जहां अर्थ है वहां अनर्थ नहीं हो सकता है। और जिसके पास रोजगार नहीं है, आप ये मान करके चलिए वह आपके राज्य के अर्थ को खा जाएगा। और क्योंकि वह अनर्थकारी, अगर वो बिना मतलब का कोई व्यक्ति है जिसका कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो वो आपके राज्य के लिए, जिस प्रकार आज जो है भारतीय वर्तमान व्यवस्था को आतंकवादियों से खतरा है, आप एक बेरोजगार को एक सोया हुआ आतंकवादी ही समझिए, जो कि सूक्ष्म तरीके से आपको खा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो यह राज्य का प्रथम और सबसे प्राथमिक कर्तव्य है कि वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा निठल्ला न बैठने दे। चाणक्य ने तो यहां तक व्यवस्था की थी कि अगर कोई जवानी में भरी जो आर्थिक आयु होती है, देखिए हर व्यक्ति की एक आर्थिक आयु होती है, जब बालक बालिका 15-16 वर्ष का हो जाता है तब से लेकर के और जब तक कि वो वृद्धता को या किसी और इस तरह की चीज को प्राप्त न हो जाए कि वह कार्य करने लायक न रहे, तब तक उसकी आर्थिक आयु होती है। उस आर्थिक आयु में यदि उसके पास कोई भी काम नहीं होगा तो वह आपकी राज्य व्यवस्था को नष्ट कर देगा। यही राम राज्य का को नष्ट करता है। तो हम बेरोजगार कोई हो ऐसा जो है होने नहीं देना चाहते हैं। और इसके लिए हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज है लोगों को यह बात जानकारी में आए, ताकि आप उसी प्रकार की राज्य प्रणाली के लिए मांग करें और उसी प्रकार की राज्य प्रणाली को विकसित कर सकें, टू वे कम्युनिकेशन हो। तो इसके लिए हमने एक राम राज्य की वेबसाइट है www.ramrajya.info, उस वेबसाइट पे सारी जानकारी है। उस वेबसाइट पे हमारे मुख्य कर्ताओं के व्हाट्सएप नंबर हैं। आप वहां जा करके हम अपनी बात रख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोई आपको क्रिया प्रतिक्रिया देनी है आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक अपना एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी चलाते हैं, जिसमें आपको लिख करके और फोटो के रूप में संदेश जो है देने का अधिकार है और आप उसको लोगों तक भेज भी सकते हैं। उसको भी आप राम राज्य नाम से डाउनलोड करेंगे तो हमारा वेबसाइट लिखा हुआ लोगो आता है और उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमसे जुड़ सकते हैं। और इस कार्य में आपको लगता है आप योगदान दे सकते हैं, आपके अंदर कुछ विशिष्ट चीज है और राम आपको खुद ही प्रेरित कर रहे हैं, तो आप निश्चित हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे पास वर्तमान समय में माध्यम उपलब्ध है। रामायण में एक जगह वर्णन आता है कि राम जी पूरे विश्व में सीता जी का खोज कराते हैं। तो कभी उसके 4 अलग से वाल्मीकि जी ने चैप्टर लिखे हैं, सर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये चारों तरफ पूरी दुनिया को खोजते हैं। मैंने पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कहाँ की कल्पना उन्होंने की है? जम्मू द्वीप की है? नहीं, उसमें 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप जो जम्मू द्वीप, क्रौंच द्वीप और ऐसे करके 7 द्वीप है प्राचीन परंपरा में, सभी द्वीपों पे खोज होती है। उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है, यहाँ तक कि आप उसको पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जापान का एज इट इज वर्णन है, जो आज का जापान है, जो पूरब का जो है जहां से ब्रह्मा बैठ करके सृष्टि करते हैं। इसीलिए आप जापान में ब्रह्मा जी की सबसे अधिक पूजा आज भी प्रचलित है। तो कहने का मतलब कि हम विश्वव्यापी समय हमेशा से थे। काल के किसी कारण से जो है काल के अभाव माने काल के प्रभाव में हम जो है थोड़ा सा संकुचित हो गए हैं, परंतु हम वैश्विक ही हैं और वैश्विक ही हम कार्य करेंगे। अनंत वक्ता मीडिया के साथ आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि अनंत वक्ता जो ये मीडिया का एक व्यापक प्लेटफॉर्म है, इसका आपके तरफ से हमको सहयोग मिला, समय मिला और राम राज्य प्रशासन की बात जो है दुनिया तक पहुंचेगी और इसके लिए राम राज्य प्रशासन हमेशा आपका आभारी रहेगा और भविष्य में भी हम आपस में मिल करके और राम राज्य के कार्य को करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम। मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए अनंत।